पॉकेट जीके बुक का जो है बायोलॉजी का सीरीज जो कि लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। ये खान सर की बुक जो है पॉकेट जीके, उसी का जो पीडीएफ जो है उसी पीडीएफ को बता रहे हैं जो खान सर के द्वारा बताया जा रहा है, उसी पीडीएफ को आपको बता रहे हैं, जिनमें कि हम लोग जो है जनन ग्रंथियां से पीछे तक के जो है सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। चलिए बताते हैं आपको जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ जो है ये अंडाशय मादा जनन ग्रंथि का महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे कि एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होते हैं। और वृषण जो है ये वृषण नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। और थाइमस ग्रंथि वक्ष में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि जो है ये वक्ष में स्थित होती है, और इसे यानी थाइमस ग्रंथि जो है ये वक्ष में स्थित होती है। इसे प्रतिरक्षण ग्रंथि या इम्यून यानी जो है इम्यून ग्रंथि भी कहते हैं। और ये बच्चों में प्रतिरक्षण उत्पन्न करती है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत कहलाता है, और शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि जो है ये अग्नाशय कहलाता है। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये आव्टू ग्रंथि कहलाता है, या थायराइड ग्रंथि इसी को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि जो है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। और सुपर मास्टर यानी हेड मास्टर ग्रंथि का नाम जो है हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। मानव शरीर का सुपर मास्टर जो है या हेड मास्टर ग्रंथि जो है ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। और शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। ताप का नियंत्रण जो होता है। बाहरी स्रावी ग्रंथि जो है ये वे ग्रंथियां होती है जो शरीर से स्रावित पदार्थ को नलिका के माध्यम से रक्त में पहुंचाती है। और ये ग्रंथियां एंजाइम का स्त्रावन करती है, और ये एंजाइम का स्त्रावन वाहिनी में करती है, जैसे त्वचा एवं पाचन ग्रंथियां। दूसरा, यकृत शरीर की सबसे बड़ी बाहरी स्रावी ग्रंथि है, बाहरी स्रावी ग्रंथि होती है। इसके बाद आता है पीयूष ग्रंथियां क्या है ये समझिए। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और इससे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि की संरचना मटर के दाने के समान होती है। महिलाओं में यह ग्रंथि बड़ी होती है, एवं वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण, बोनापन एवं अधिकता के कारण जो है महाकायता रोग हो जाता है। पीयूष ग्रंथि का वजन जो होता है 0.5 से 0.6 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का वजन। फोलिकल जो होता है, फोलिकल में वृषण से शुक्राणु एवं अंडाणु से अंडाणु यानी अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। फोलिकल जो होता है इसमें फोलिकल में वृषण से शुक्राणु एवं अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। और ल्यूटिनाइजिंग जो होता है यह पुरुष तथा स्त्री हार्मोन का निर्माण करता है। पुरुष तथा स्त्री हार्मोन का निर्माण ल्यूटिनाइजिंग करता है। इसके बाद आता है पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। पुरुष हार्मोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण एवं जनन अंगों का विकास करता है। इसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य क्या है ये समझिए। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है ये STH हार्मोन होता है। और STH हार्मोन जो होता है, STH हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करती है। और STH हार्मोन की अधिकता से जो है भीमकायत्व अथवा एक्रोमिंगली यानी जो है एक्रोमिंगली जो है विकार उत्पन्न हो जाता है। इसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। और STH की कमी से मनुष्यों में बोनापन होता है। STH की कमी से जो है मनुष्य में बोनापन होता है। ACTH हार्मोन जो होता है यह हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्तर को नियंत्रित करता है। ACTH हार्मोन जो होता है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्तर को नियंत्रित करता है। इसके बाद आ जाता है ADH हार्मोन जो होता है, ADH हार्मोन एंटी डी यूरेटिक यूरेटिक हार्मोन। यह जो होता है इस शरीर हार्मोन के कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है, और रक्त दाब बढ़ जाता है इसका। और यह शरीर में जो है जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है, और यह यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करती है। यह जो है यूरिन की मात्रा को भी
कंट्रोल करती हैं। इसके बाद आ जाता है GTH हार्मोन। GTH हार्मोन जो है यह हार्मोन जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है और यह जनन हार्मोन कहलाता है। GTH हार्मोन जो है जनन हार्मोन भी कहलाता है। और जनन हार्मोन जो है ये 2 प्रकार के होता है। जनन हार्मोन 2 प्रकार के होता है। पहला FSH हार्मोन। FSH हार्मोन जो होता है यह हार्मोन वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। और FSH हार्मोन अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। इसके बाद आता है LH हार्मोन। LH हार्मोन जो होता है इस हार्मोन के अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन नर में इसके प्रभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होती है। इसके बाद बात करें तो आता है LTH हार्मोन। LTH हार्मोन जो है इसे दुग्धजनक हार्मोन के नाम से जानते हैं और यह हार्मोन शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्त्राव का कार्य करता है। स्त्री हार्मोन जो होता है 2 होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये 3 प्रकार के स्त्री हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण एवं जनन अंगों का विकास करना ये टेस्टोस्टेरोन में होता है। और जैसे कि आवाज़ का भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना जनन अंगों का विकास करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही। इसके बाद आता है एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं के गौण लैंगिक लक्षण निर्धारित करता है, जैसे कि आवाज़ का पतली होना, स्तनों का विकास होना, और ये सब जो है एस्ट्रोजन के कारण होता है महिलाओं में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं के जनन अंगों का विकास करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है। और रिलैक्सिन हार्मोन को जो है प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह जन्म हार्मोन कहलाता है, जो बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और यह स्तन ग्रंथियों के संकुचन में मदद करता है, यह रुधिर दाब को कम करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है। इसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH कहा जाता है। थायराइड की संरचना व कार्यकी को नियंत्रित करता है। ये वृषण जो होता है ये नर हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है वृषण जो होता है। इसके बाद आता है अंडाशय जो होता है ये मादा हार्मोन एस्ट्रोजन स्रावित करता है। अंडाशय से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन स्रावित होता है और वृषण से नर हार्मोन एस्ट्रोजन होता है स्रावित होता है। इसके बाद आता है कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न करता है तथा यह भ्रूण के रोपण में मदद करता है। इसके बाद आता है थायमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है तथा यह हृदय के पास स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थाइमोसिन हार्मोन भ्रूण एवं शिशु की प्रतिरक्षी के निर्माण में सहायक है। इसके बाद आता है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं और गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन होता है। स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां मूलतः ताप नियम से संबंधित होती हैं। और बात करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की लंबे समय तक कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म रोग हो जाता है और हाइपोथायराइडिज्म के कारण कभी कभी मनुष्य गूंगा बहरा हो जाता है। गर्भ अवस्था में उपस्थित होने वाला रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। और इसके बाद आता है माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेरित करता है। और आता है बहिस्रावी ग्रंथियाँ एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यकृत ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, सिबेशियस ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि, सिरुमिनस ग्रंथि, ये सब जो है बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाता है। इसके बाद आ जाता है मिश्रित ग्रंथियाँ में आ जाता है अग्नाशय ग्रंथि, उदर ग्रंथि और ड्यूडेनियम ग्रंथि, ये सब जो है मिश्रित ग्रंथियाँ कहलाता है। इसके बाद आता है प्रजनन तंत्र। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के, जिसमें कि आपको बताएंगे प्रजनन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। और ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।